जयपुर हादसे की अब बात करते हैं। जयपुर में हाईवे पर लगी आग में अब तक 11 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। ये भीषण हादसा यहां पर हुआ था। 28 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। जयपुर हादसे का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि टैंकर में ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। धमाके के बाद कई गाड़ियां इसमें जल गईं। आज सुबह 5:30 बजे के करीब गैस टैंकर में ब्लास्ट हुआ यहां पर, और इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी सीएम भजनलाल शर्मा से फ़ोन पर बात की है और हादसे के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी ली है। और ये सीसीटीवी की तस्वीर आप देखिए, जो उस वक्त की है जब ये हादसा हुआ था, जिसमें देखा जा सकता है कि एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद एक आग का गुबार बहुत तेज़ी से बड़े इलाके में यहाँ पर फैल जाता है। और इस भीषण हादसे के बाद भारी तबाही यहाँ पर हुई है। 11 लोगों की जान चली गई है, 28 घायल हुए हैं, जिसमें से भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब यह हादसा हुआ तब दो वाहनों में यहाँ पर टक्कर हुई, जिसके बाद बताया जाता है कि ये एक ब्लास्ट यहाँ पर हुआ टक्कर के बाद। और बीच में आप तस्वीर देखेंगे उस ब्लास्ट के बाद की, जब आग का गुबार तेज़ी से यहाँ पर दूर तक जो है वो फैल गया और इसकी जद में कई सारी गाड़ियाँ आ गईं, कई गाड़ियों में इससे आग लग गई। धमाके में यहाँ पर कई लोग जो है वो झुलस गए और इस हादसे के बाद 11 लोगों की जान चली गई है। ये गैस टैंकर से ट्रक की यहाँ पर टक्कर हुई थी, जिसके बाद डीपीएस स्कूल के पास गैस टैंकर में यहाँ पर आग लग गई और उसके बाद का सीसीटीवी तस्वीर हमने आपको दिखाई। टक्कर के बाद सीएनजी गाड़ियों में आग लगी और धमाके के चलते कई गाड़ियाँ इसकी चपेट में आ गईं और एक के बाद एक जो गाड़ियाँ हैं वो उसकी जद में आती चली गईं। सवारियों से भरी बस भी हादसे का यहाँ पर शिकार हो गई। हालांकि वक्त रहते सभी यात्रियों को यहाँ से बचा लिया गया, लेकिन बड़ा नुकसान इसमें हो गया। इस हादसे में 11 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, बताइए, इस हादसे के बाद अब वहाँ पर कैसे हालात हैं और क्या वजहें इसकी जो है वो रही हैं? क्या जो तस्वीरें हैं वो जाहिर कर रही हैं उस वक्त के हालात को? बिल्कुल, देखिए ये जो घटना होती है लगभग 5:40 की ये घटना बताई जाती है और आप मेरे पीछे इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो जली हुई गाड़ियां हैं काफ़ी कुछ बयां करती है। इसके साथ ही दूसरे छोर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जली हुई बस और ट्रक है वो यहाँ पे तैनात माफ़ कीजिएगा खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। वजह ये है क्योंकि जो एलपीजी का जो दूसरा जो एक टैंकर है उसको रिफ़िल करने का काम है अभी पुलिस प्रशासन और तमाम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि जहाँ पर ये घटना घटी उससे मात्र जो है 100 से 150 मीटर की दूरी पे आप देखेंगे कि गेल इंडिया की जो पाइपलाइन होती है वो बिछी हुई थी। आप सोचिएगा अगर आग यहाँ तक आती तो ये घटना कितनी भयावह हो सकती थी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको गाड़ियों की वो तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए कि किस तरीके से जो आग की वजह से जो इन गाड़ियों के अंदर जो शीशे लगे रहते हैं वो किस तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे ये शीशा है पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। इसके फ्रंट का जो शीशा रहता है इस गाड़ी का पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। सीटों की हाल तो आप देखते हैं तस्वीरों के अंदर कि जो लोग इसके अंदर सवार थे उनकी स्थिति क्या रही होगी वो काफ़ी दयनीय है। इसके साथ साथ मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि ये जो सामने गाड़ी खड़ी हुई है इस गाड़ी के जो चालक है वो जयपुर के एक महिंद्रा सैज के अंदर उनका ऑफिस बताया जा रहा था और वो सुबह के समय अपनी नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके लौट रहे थे। उसी दरमियान अपने दो मित्रों के साथ यहाँ आए थे और उस गाड़ी के अंदर इसी गाड़ी के अंदर सवार थे वो लोग। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि गाड़ी के आगे की जो गाड़ियां चल रही हैं उन गाड़ियों के अंदर जो आग लग चुकी है और उसके बाद जो है आग इतनी भयावह थी कि इनके जो मित्र रहते हैं उनके जो साथी रहते हैं वो उस आग की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जो चालक रहता है वो सूझबूझ के साथ पूरी जो कह सकते हैं कि स्पीड के साथ वो उतरते हैं और उतरने के बाद सीधा वो जो कह सकते हैं कि सुरक्षित स्थान पर जाते हैं। तो इसके बाद उनकी हालांकि वो थोड़े बहुत उनको भी नुकसान होता है, लेकिन उनके जो मित्र थे दो उनके जो सहकर्मी थे उनको जलने की वजह से जो है स्वाभिमान सिंह अस्पताल और सीके बिरला हॉस्पिटल है उसके अंदर एडमिट करवाया गया। जिस तरह से तस्वीरों में यहाँ पर दिखाया, जलकर खाक हो गई हैं पूरी तरह से गाड़ियां यहाँ पर। आप बहुत संक्षिप्त में ये और बता दीजिए, क्योंकि जो घायल थे उसमें भी कई की हालत गंभीर बताई जा रही थी, उनकी हालत को लेकर कोई अपडेट है?
देखिए, अभी अगर घायलों का जो है इलाज है वो जयपुर के स्वाभिमान सिंह अस्पताल में उनका चल रहा है और इसके साथ ही अब तक 11 लोगों की डेथ हो चुकी है। वहीं जयपुर के पुलिस कमिश्नर जो बिरजू जॉर्ज जोसेफ है, उन्होंने सभी थानों को जो इंचार्ज रहते हैं उनको मैसेज करवाया है कि आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर जो भी अस्पताल है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ पर आप अपने स्टाफ को भेजिए और जो भाकरोटा के अंदर जो अग्निकांड हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी मरीज अगर बर्न की वजह से अगर कोई एडमिट हुआ है तो उसकी जो समूची जानकारी होती है वो नज़दीकी पुलिस थाने के अंदर जानकारी दीजिए, जिससे क्या है कि वास्तविक जो आंकड़ा है वो सामने आ सके। इसके तो साथ ही आपको मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा कि ये वो तमाम जो बसें हैं। इस घटना को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका ये तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए और बताने के लिए वहाँ के सूरत हाल। तो आप देखिए कितना भीषण ये हादसा था जिसमें 11 लोगों की जान चली गई है और ये गाड़ियाँ जलकर खाक हो गई हैं यहाँ पर जहाँ ये हादसा हुआ है। अब बात यूपी के संभल की करते हैं। आज वहां पर गुपचुप तरीके से एएसआई का निरीक्षण हुआ है और उस खबर पर बाद में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि उस शख्स के बारे में जिस संभल की शाही मस्जिद में घुसने की कोशिश की तो उसे पुलिस ने हिरासत में यहां पर लिया है। आरोपी भगवा गमछा पहनकर अंदर घुसने की कोशिश यहां पर कर रहा था, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और संभल में आज जुमे की नमाज के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। बाद में पुलिस ने यहाँ पर बताया कि शख्स की मानसिक स्थिति सही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एएसआई सर्वे भी आज जो है वो हुआ है। एएसआई सर्वेक्षण, एएसआई ने कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग जो है वो की है और इसके लिए टीम जो है वहाँ पर पहुंची थी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दोपहर के वक्त की, जुमे की नमाज का वक्त था जब ये व्यक्ति जो है वो जो मस्जिद है, जामा मस्जिद है संभल की, वहाँ पर सीढ़ियों पर अंदर दाखिल होने की कोशिश इसने की। क्योंकि पुलिस वहाँ पर तैनात थी तो पुलिस ने तुरंत जो है इसको वहाँ पर रोक लिया। लड़का जो कि मंद बुद्धि का है और कोट क्षेत्र का ही रहने वाला है, जहाँ जामा मस्जिद है, वह मार्ग से जा रहा था। इसी दौरान उसे रोका गया है, उसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करते हुए प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। जामा मस्जिद को छूना था पैरियों को। नहीं, वह मन बुद्धि है, वो रास्ता आम रास्ता है, आम रास्ते से जा रहा था, इसी दौरान उसे रोका गया है और वह मन बुद्धि है। एएसआई ने कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग यहां पर की है। 4 सदस्य की टीम संभल जो है वो पहुंची थी और चुपचाप तरीके से यहां पर अंजाम इसको दिया गया। इसको लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर दे रहे हैं। एएसआई ने संभल के कार्तिकेय मंदिर में कार्बन डेटिंग का काम पूरा कर लिया है। इस वक्त मंदिर के जो पुजारी मेरे साथ हैं। सर, क्या नाम है? आज हमारा नाम शशिकांत शुक्ल है। सुबह कब टीम आई थी और कितने लोग थे, क्या कुछ हुआ सुबह? देखिए क्या ऐसा है, हमको तो ये मैसेज नहीं हुआ कि टीम है, ये 5-6 जने आए थे और वो अपने कुएं में उसमें भी देख रहे थे, कुएं को, मंदिर को भी देखा और हमें उस समय बार कर दिया। क्या कुछ बात हुई? हाँ, हमारी कोई बात नहीं हुई उनसे। अच्छा, कोई बात नहीं हुई। नहीं। कितने अधिकारी थे? हाँ, 5-6 जने थे। साथ में पुलिस भी थी क्या? नहीं। क्या कुएं के पास भी गए थे वो लोग? हाँ जी जी। कितनी देर यहाँ पर रहे? बस 15-20 मिनट। 15-20 मिनट सारा काम कर लिया। ये मंदिर के पुजारी हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर एएसआई की टीम यहाँ पर आई थी और 6 लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने मंदिर के अंदर दाखिल होकर मंदिर के अंदर जांच की। जो मूर्तियाँ कुएं से बरामद हुई थी उन मूर्तियों को वो अपने साथ में ले गए हैं और मंदिर के अंदर जो कार्बन डेटिंग का काम है वो पूरा किया। कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगता है कि जो मूर्तियां हैं वो कितनी पुरानी हैं, मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये सारी जानकारी जो है वो कार्बन डेटिंग से मिलती है। संभल प्रशासन के कहने पर एएसआई की टीम ने यहाँ पर कार्बन डेटिंग की है और जानकारी के मुताबिक इस मंदिर के अलावा मंदिर के बगल में ये जो कुआं है, करीब 17 फुट की ये कुआं जो खोदा गया है, इसमें 3 मूर्तियां मिली थी। इस कुएं के पास आकर एएसआई की टीम ने जांच की है, ये भी जानकारी मिली है। यहाँ पर 14 दिसंबर को बिजली विभाग की टीम बिजली चोरी की जांच करने आई थी। उसी दौरान ये पता चला कि यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण है। उसके बाद अतिक्रमण को हटाकर ये मंदिर के कपाट जो है वो खोले गए हैं और तब से लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी भी लगातार जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। 1978 में जो दंगे हुए थे उसके बाद से ये मंदिर बंद पड़ा था। 46 साल बीत जाने के बाद इस मंदिर को खोला गया है और अब बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। एएसआई की टीम ने संभल में करीब 24 जगहों का सर्वे किया है, जिसमें
19 कूप हैं और 5 जो है वो धार्मिक स्थल है जिसमें ये मंदिर शामिल है, जिसकी कार्बन डेटिंग हुई है और गुपचुप तरीके से ये कार्बन डेटिंग हुई है, क्योंकि एएसआई के कहने पर संभल प्रशासन ने गुपचुप तरीके से ये पूरा सर्वे कराया है और सुरक्षा कारणों से मीडिया को दूर रखा गया इस पूरे कार्बन डेटिंग से, इस पूरे सर्वे से। फिलहाल एएसआई ने अपना सर्वे जो है वो पूरा कर लिया है और सर्वे की रिपोर्ट में क्या कुछ होगा, कार्बन डेटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखना होगा। लेकिन एएसआई ने कुल 24 जगहों का धार्मिक स्थलों का जिसमें 5 धार्मिक स्थल हैं और 19 कूप हैं जहां का सर्वे किया है और अब जो अपनी रिपोर्ट है वो एएसआई संभल प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को देगी। संभल से कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। एक और खबर संभल से आपको बताते हैं। यूपी के संभल से बड़ी खबर एक वहां के सांसद को लेकर भी आई। आज सांसद के घर के बाहर बुलडोजर यहां पर चला है और जो वहां के सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, उनके घर के बाहर बनी सीढ़ियों को यहां पर तोड़ा गया है। संभल का दीपासराय इलाका और इसी इलाके में रहते हैं समाजवादी पार्टी से सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क। ज़ियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर कुछ देर पहले सरकारी अमला पहुंचा और बुलडोजर एक्शन किया गया। यहाँ पर घर के बाहर दोनों तरफ की सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये सीढ़ियाँ अवैध तौर पर बनाई गई थी, इसीलिए दोनों तरफ की सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर अभी मलबा पड़ा हुआ है और दोनों तरफ की जो सीढ़ियाँ हैं उनको तोड़ दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि नाली के ऊपर कब्जा करके इन सीढ़ियों को बनाया गया था। ये जो पूरा मकान है ये पूरा अभी नया बन रहा है, हालांकि इसके पीछे उनका पुराना मकान है, लेकिन ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये नया हो रहा है। और इसी घर के मामले में ये आरोप लगा कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें कुछ हिस्सा जो है वो इलीगल है, इसीलिए इस हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके पहले आप देखें तो यहाँ पर जो संभल का बिजली विभाग है उसने यहाँ पर एक स्मार्ट मीटर लगाया था, क्योंकि यहाँ पर जो 2 पुराने मीटर लगे हुए थे कहा जा रहा है कि उनमें टेम्परिंग हुई थी। उन मीटरों को बाईपास करके कटिया डालकर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसीलिए बिजली विभाग ने ज़ियाउर रहमान बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना भी लगाया है। उनके खिलाफ बिजली चोरी का केस भी दर्ज हुआ है। उनके पिता पर बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने का मामला दर्ज हुआ है, जिसका एक वीडियो भी है जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। तो इस तरह से लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है और अब ज़ियाउर रहमान बर्क के घर का जो बाहर का हिस्सा है उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। आज शाम को ज़ियाउर रहमान बर्क दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं जिसमें वो अपनी बात रखेंगे। संभल हिंसा मामले में भी वो आरोपी हैं और लंबे समय से गायब हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी भी लगाई है, तो कई मामले उन पर दर्ज हो चुके हैं और इसी बीच प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की है और उनके घर के बाहर लगे इस पूरे स्लैब को तोड़ दिया गया है। संभल से कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा। अयोध्या में सीएम योगी ने कहा कि हमें सनातन का सम्मान करना होगा। मानव सभ्यता बचाने के लिए सनातन का सम्मान। ऋषि मुनि ने वसुदेव कुटुंबकम की बात कही है और सनातन ने हर मजहब को विपत्तियों में शरण दी है। कभी काशी तो कभी अयोध्या तो कभी संभल, हर समय हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है, सीएम योगी का ये कहना है। साथ ही वो कहते हैं कि औरंगजेब ने ईश्वर का अपमान किया। औरंगजेब का खानदान रिक्शा चला रहा था, उसने ईश्वर की दुर्गति नहीं की होती तो उसकी औलादों को ये दिन न देखना पड़ता। विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। ये पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है और याद करिए दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है।
उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था, और क्यों किया था, उसके पीछे की नीयत क्या थी। उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे। अब खबर आपको भोपाल से दिखाते हैं। भोपाल में आयकर विभाग को एक गाड़ी से 55 किलो सोना मिला है और इसके अलावा 15 करोड़ कैश भी यहां पर बरामद किया गया है। भोपाल में 3 दिन से चल रही इनकम टैक्स विभाग की रेड में ये बरामदगी हुई है। भोपाल के रातीबड़ क्षेत्र के मेंडोरा के जंगल में इनकम टैक्स के अधिकारियों को लावारिस हालत में इनोवा क्रिस्टा गाड़ी मिली। जांच के दौरान इस गाड़ी से 15 करोड़ रुपए बरामद किए गए और इसके अलावा गाड़ी से 2 बैग मिले हैं, जिसमें से 55 किलो सोना बरामद किया गया है। दरअसल दोनों बैग से सोने की ईंट और बिस्किट बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के पार्टनर चेतन गोरा की गाड़ी से ये सोना और कैश यहां पर बरामद हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली और नोएडा में कई मजदूर ऐसे हैं जिन्हें बीते कई दिनों से काम नहीं मिला है। कंस्ट्रक्शन साइट सूनी हैं और मजदूर बेरोजगार। सरकार के मुताबिक दिल्ली में 90,000 से ज्यादा मजदूर हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे 12 गुना ज्यादा है, यानी 13 लाख के करीब। सवाल यह है कि क्या है इन मजदूरों का हिसाब। हमारे संवाददाता स्नेहा की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में ग्रैब फोल्ड लागू है, जिसकी वजह से सिर्फ निर्माण का काम ही बंद नहीं हुआ है, मजदूरों के घर का चूल्हा भी खतरे में पड़ गया है। मजदूर लेबर चौक आ रहे हैं, खाली हाथ लौट जा रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि अगर काम नहीं मिल रहा है तो आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। मतलब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी ढंग से किराया नहीं हो रहा है। कैसे बहुत मुश्किल से जाते हैं बच्चे पढ़ने लिखने। आप बताइए, आपको कितने दिनों से काम नहीं? हमारे भी 15-20 दिन से काम नहीं मिल रहा है। हाँ, बच्चे परेशान है। हाँ, मम्मी फीस दे दे, मम्मी ये कर दे, मम्मी वो कर दे। मैं कहाँ से जुम्मा बताइए, घर वाले से घर चलता नहीं है। हाँ, तो मैं कैसे कर पाऊंगी? खाना खुराकी ढंग से नहीं मिल पाता है। हाँ, बच्चे जाना नहीं चाहता है, किराया दो तो फीस दो तो ये करो। सरकार की माने तो मजदूरों की संख्या जो है वो 90,000 है, लेकिन असल में इसमें परेशानी क्या आ रही है इसकी अगर हम एक्चुअल डाटा की अगर हम बात करें तो 13 लाख से भी ज्यादा मजदूर हैं, लेकिन उनका जो डाटा है वो सरकार तक पहुंच नहीं पाता है। और इसमें परेशानी क्या आती है उसके बारे में अब हम आपको दिखाएंगे। लगभग 13-14 लाख में से सिर्फ 10,000 वर्कर्स को अभी बेनिफिट मिला है, वो भी पूरा अमाउंट नहीं मिला। 8,000 रुपए का वादा किया गया था, उसमें से भी सिर्फ 2,000 रुपए दिए गए हैं। और एडिशनली लगभग 13 लाख मेंबरशिप जो हैं वो लैप्स हो गई हैं, जिसमें से 6,85,000 एप्लीकेशंस रिन्यूअल के लिए आई हैं और उसमें से भी बहुत कम को अप्रूवल मिला है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वर्कर्स एक्सक्लूड हो रहे हैं।
मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी आसान नहीं है। इस साइट पर सारे डाटा भरने के बाद भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। तो आप बताइए कि आपके पास जो मजदूर आते हैं उनकी क्या परेशानी होती है? देखिए, तमाम परेशानियां होती है। एक तो इस समय सबसे बड़ी इशू जो है वो काम को लेकर के, कि मजदूरों को काम ही नहीं मिल रहा, और जब तक काम नहीं मिलेगा तो इससे बड़ी परेशानियां कुछ होगी। सरकार आए दिन तमाम जुमलेबाजी करती है कि हमने ये सुविधा दिया, हमने ये सुविधा दिया, हमने इतने मजदूरों को पंजीकृत कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने तमाम जगह देखा हुआ है, एक भी मजदूर का पंजीयन नहीं हो रहा है, जिनका हो गया है उनका रिन्यूअल नहीं हो रहा है। उसके बावजूद सरकार का ये कहना है कि हम तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि सरकार कौन सी सुविधा दे रही है। बीओसीडब्ल्यू में इतना पैसा होने के बावजूद सरकार का मंशा नहीं है कि मजदूरों का हित हो सके, जिसका नतीजा है कि मजदूर आज दिवस लाचार। कोविड के दौर में इन मजदूरों को सामाजिक संगठन खाना खिला भी देते थे, लेकिन ग्रैब 4 इन पर भारी पड़ रहा है। लोन उठा के खाना पड़ गया, रूम किराया वाले भी भगा रहे हैं। अब बताइए क्या करें हम लोग। इतना सारे देखिए सुबह से बैठे हुए हैं सारे आदमी, देख लीजिए एक बार, सारे आदमी बैठे हुए सुबह से। कितना तो घर जाके सो गए। रोटी भी खिलाने वाले आते हैं, रोटी खिलाने वाले वो भी आना बंद कर दिया। काम नहीं लगेगा तो भूखा मरना पड़ेगा, भूखा मरेंगे इधर उधर से मांग के खाएंगे। अभी आपको कितने दिनों से काम नहीं मिल रहा है? कम से कम 15 दिन से काम नहीं मिल रहा। तो आपने सुना किस तरीके से ग्रैब 4 लगने के बाद से कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जो दिहाड़ी का काम करते हैं, हर दिन जाकर के 500 रुपए के लिए काम करते हैं, उनकी जिंदगी में परेशानी आ गई है। आपने सुना किस तरीके से उन्हें खाने के लिए भी परेशानी हो रही है, उनके बच्चे को पढ़ाने में, बच्चों को खाना पीना कुछ नहीं हो पा रहा है। यहीं अगर लेबर के एक्सपर्ट से हम बात किए तो उनका ये मानना था कि जो आंकड़े आज के समय में सरकार दिखा रहे हैं उससे कई ज्यादा है आज के समय में वर्कर्स का अमाउंट। अब देखना ये है कि आगे सरकार इस पर क्या करती है। इसी के साथ मैं स्नेहा सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बीते दिनों असम पुलिस ने एसटीएफ ने केरल से 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आतंकी बांग्लादेश का भी है जो अलकायदा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। असम पुलिस का यहां पर दावा है कि उसने बंगाल में एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश का रहने वाला 32 साल का मोहम्मद साद रादी उर्फ मोहम्मद शाब शेख नवंबर में भारत आया। उसका मकसद केरल जाने से पहले असम और पश्चिम बंगाल में स्लीपर सेल को एक्टिवेट करना था। एसटीएफ ने एक बयान में बताया कि केरल और बंगाल पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने ऑपरेशन प्रघात शुरू किया है। उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि बांग्लादेश के फरहान इशरक के साथ कुछ आतंकी यहां स्लीपर सेल को सक्रिय करने में लगे हुए थे। फरहान इशरक जसीमुद्दीन अंसारी के बहुत करीब है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा से जुड़ा संगठन चलाता है। ये जिहादी तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। हमने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से बिल्कुल जड़ पर प्रहार किया है। मोहम्मद साद रादी असम और बंगाल में प्रतिबंधित संगठन अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के स्लीपर सेल से मिला था। एसटीएफ ने 17 और 18 दिसंबर की रात कई छापे मारकर केरल, बंगाल और असम में 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। कि बांग्लादेश की जो स्थिति है, जो वहाँ परिस्थितियाँ हैं, उनके चलते हमारे देश पे इसका असर पड़ेगा। ये उसका एक प्रमाण है जो हमने पहला मॉड्यूल ऐसा बस्ट करने में हमको सफलता मिली है। इन संदिग्धों से बरामद सामग्री में एक बांग्लादेशी आई कार्ड, कई बांग्लादेशी सर्टिफिकेट, बदली हुई कहानियों के साथ बांग्लादेश में छपी धार्मिक किताबें और कई सबूतों से भरे 4 पेन ड्राइव शामिल हैं। गुवाहाटी से नकुल राभा के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. और अब बात करते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉपिक ऑफ द डे की। तो आज का टॉपिक जयपुर हादसे को लेकर है। जयपुर हादसे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार?